दोस्तों, सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत, एक ऐसी मेहनत जिसका कोई अंत नहीं। उस मेहनत में अनुशासन भी होगा और उस मेहनत में सबसे बड़ी चीज होगी जो विश्वास होगा खुद के प्रति। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने इस कड़ी मेहनत के साथ साथ समाज में अपना एक अलग स्थान बना लिया है और मौजूदा समय में राजनीति के जाने माने चेहरे हैं। क्या उनकी जिंदगी रही, कैसा उनका सफर रहा, कैसी कहानी रही, सारी बातें करेंगे। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत आपके साथ, और हमारे साथ आज हैं जगदीश गौतम जी। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका जीवन कैसे शुरू हुआ, क्योंकि जो अभी के लोग हैं, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जगदीश गौतम भाजपा के बड़े नेता हैं और लगातार टिकट मांगते हैं, कई बार लड़ भी चुके हैं। बट एक बात बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसके पीछे एक संघर्ष का चेहरा छिपा हुआ है। ये कैसा चेहरा है? अनुज जी, देखिए, मैं लोहदा मेरा जन्म स्थान है। मैं लोहदा में पैदा हुआ और इसके बाद प्राथमिक शिक्षा मेरी लोहदा में शुरुआत हुई। फिर मैं अपने ननिहाल में पढ़ा। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी सतना से किया। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैंने इंटर यहीं चित्रकूट से किया। और इंटर करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन कराऊं और वहीं अपना पठन पाठन का कार्य करके, क्योंकि मेरी ये शुरू से ये मन में इच्छा थी कि मैं या तो क्लास 1 अधिकारी बनूं या फिर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं। घर वालों की भी इच्छा यही थी कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा था। नौकरी तो सेफ होती है, फिर क्यों? नौकरी सेफ होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद मैंने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया। उसका कुछ कारण था जिसके कारण नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अतर्रा में मैंने अपना एडमिशन लिया। मैं बीएससी करना चाहता था, लेकिन लेट हुआ, तो फिर मेरा बीए में एडमिशन हुआ। मैंने ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई अपनी अतर्रा डिग्री कॉलेज से की। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अतर्रा डिग्री कॉलेज से किया और बीएड भी मैंने अतर्रा डिग्री कॉलेज से किया। और ला भी मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अंतिम साल में क्या है कि मैं उसकी परीक्षा नहीं दे पाया, फिर ला मेरा अधूरा रह गया। इसके बाद मैं नौकरी की तलाश में था। भाई चलिए कहीं ना कहीं नौकरी मिले, मैं जो है अपनी तैयारी कर रहा था। उसी समय क्या हुआ कि फिर इसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ काम शुरुआत की जाए। अब देखिए, मैं एक गरीब परिवार, एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। हमें ये नहीं पता था कि हम किधर जाएं तो जाएं किधर। कोई रास्ता नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। मैंने तैयारी भी की, लेकिन संयोग से कि उसमें आगे सफलता नहीं मिली। और सफलता क्या नहीं मिली एक्चुअल में, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी एक परिवार से, मतलब मेरी भी शादी हो गई थी। शादी जब किसी भी लड़के की हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उस मतलब बंधन में बंध जाता है, जिम्मेदारी का भाव। और फिर एक जिम्मेदारी का बोझ उसके जब सर पर आता है तो फिर वो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करने लगता है। और साथ साथ घर वाले भी उसके ये सोचते हैं कि भाई बेटा हमारा कहीं ना कहीं नौकरी करे या कुछ न कुछ कोई न कोई रोज़गार से जुड़े। ये हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है और इच्छा भी होती है, और साथ साथ ये कह लीजिए कि आवश्यकता भी होती है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं करूं तो करूं क्या, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि व्यवसाय करूं। अब व्यवसाय भी करूं तो कौन सा व्यवसाय करूं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर मेरे दिमाग, मैं आपको बता दूं, एक दिन हमारे अतर्रा डिग्री कॉलेज में श्री राजा राम दीक्षित जी प्रोफेसर थे। मैं उनके पास गया। मैंने कहा गुरुजी बताइए मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा, पहले भी मैं उनके पास आता जाता था, तो उन्होंने एक मुझको सुझाव दिया था। बोले बेटा देखो ऐसा है, नौकरी या तो अच्छी नौकरी हो, क्लास 1 हो तो ठीक है, अन्यथा व्यवसाय करो, व्यवसाय से अच्छा कुछ नहीं है। और उन्होंने एक शब्द कहा कि व्यवसाय दरिद्रता का नाश करता है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं, चलिए ठीक है, मैं व्यवसाय करता हूँ, लेकिन अब व्यवसाय के लिए पैसे नहीं।
पैसे भी आए तो आए, कहाँ से आए पैसे। अब मैं इसी ऊहापोह में धीरे धीरे, मैं आपको बता दूं कि घर वाले भी असंतुष्ट होने लगे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैं भी एक परिवार के बंधन से बंध गया था और घर वालों को भी ये हो रहा था कि भाई कहीं ना कहीं नौकरी। तो अब मैं उस ऊहापोह में मेरा चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार उस समय वो चल रहा था ये आपका ये प्रधानमंत्री जो है ऋण जो है चल रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं भी जो है उसके लिए अप्लाई करता हूँ। तो लेकिन फिर वो भी मतलब उसमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने क्या किया कि मैंने धीरे से हमने कहा चलो हम ठेकेदारी की शुरुआत करते हैं। तो धीरे से मैंने ठेकेदारी की शुरुआत की। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत, अब उसके लिए पूंजी चाहिए, पूंजी की व्यवस्था नहीं। फिर कहीं से इधर उधर से कुछ व्यवस्था करके 15-25 हज़ार रुपये की, 25,000 शुरुआत की आपने, ठीक है, हमने शुरुआत की। फिर धीरे धीरे उस पर हमने मतलब और 1,50,000 रुपया लगा करके हमने पहला काम शुरुआत किया। फिर अब काम तो हमने शुरू किया, संयोग से कि उसमें हमको नुकसान लग गया। अच्छा, वो भी आप समझ लीजिए कि फिर भी हमें लगा, हमने कहा यार ऐसा है कि चलिए ठीक है, नुकसान लगा, कम से कम नहीं कुछ है, हमें अनुभव मिला। हम फिर आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। फिर हमने शुरुआत की। फिर आप ये समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ ठेकेदारी PWD में रजिस्ट्रेशन कराया। PWD में फिर धीरे धीरे हमने काम शुरुआत किया। फिर क्या हुआ कि यहाँ कुछ हमें ये लगा कि यार यहाँ कोई उस तरह के बड़े काम नहीं हैं, और तमाम कुछ अधिकारियों का भी जो है मतलब कुछ हमारी एक आध दो लोगों से नहीं पटरी खाने लगी, साथ नहीं मिला। हाँ, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब एक अंदर से मन में ये आया कि चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा काम करें। क्योंकि देखिए क्या है कि आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे। हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं कि मैं 2003-04 में फिर MP चला गया और मैंने फिर वहाँ ठेकेदारी की शुरुआत की। और धीरे धीरे ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हमने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद हमको उसका परिणाम अच्छा मिला। यहाँ भी खैर यूपी में भी जब तक मैं रहा 2003-04 के पहले तक मैंने अच्छा काम किया। और मैं आपको बता दूँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं PWD का सबसे छोटा ठेकेदार था, PWD करवी का। अच्छा। लेकिन 7 सालों के अंदर मैं इस PWD करवी का सबसे बड़ा ठेकेदार बना। अच्छा, उस समय जो लोग चौड़े होकर चलते रहे होंगे तो फिर जी 7वें साल मैंने यहाँ, मेरा टर्नओवर यहाँ के हर ठेकेदार से ज़्यादा था जी। फिर उसके बाद मैं MP चला गया, MP में काम करने लगा। वहाँ मुझको अच्छा मौका मिला। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ जो भी काम होते थे सब बड़े बड़े काम होते थे। और हमने फिर वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, PWD में और तमाम इधर उधर हमने ठेकेदारी की। लेकिन शुरू से मेरे मन में एक इस क्षेत्र के लिए कुछ करने की एक मेरे अंदर एक भावना हमेशा बलवती रही, जागृत रही कि ये था कि कुछ ना कुछ करना है। लेकिन देखिए ऐसा है कि राजनीति में भी आने के लिए आपको पैसा चाहिए। सही है। राजनीति या तो देखिए जीरो ग्राउंड से शुरू होती है, आदमी संगठन पे काम करता है, ठीक है, या तो फिर आपको अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो व्यवस्था तो हमारे पास पहले थी नहीं, तो हमने उसकी व्यवस्था की। तब तक आप नहीं सोचा? नहीं, हम दिमाग में तो था हमारे शुरू से ये चीज़, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे दिमाग में शुरू से रहती रही कि मतलब हम चुनाव लड़ें। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं MP गया तो जो मैंने MP का डेवलपमेंट देखा, और जब मैं शुरू में गया तो MP की क्या हालत थी कुछ कह नहीं सकते थे। यहाँ से सतना या पन्ना या मैहर अगर जाना है, सतना जाना है तो 4 घंटे लगते थे। आज हम 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। पन्ना जाना था तो अगर आप सतना से होके जाएंगे तो आपको कम से कम 6-7 घंटे चाहिए होते थे। आज हम उसी पन्ना को 2.5 घंटे 3 घंटे में सफ़र कर लेते हैं। तो ये एक फ़र्क था। तो कहीं भी MP में रास्ताओं की इतनी बुरी हालत थी उस दौर में। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब से शिवराज सिंह आए
तो उन्होंने एमपी की सड़कों का हाल जो इतनी बदतर थी, उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, एमपी में हो चाहे यूपी में हो चाहे पूरे देश में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारे माननीय अटल जी ने इस योजना की शुरुआत की थी, वो योजना इतनी कारगर हुई, गांव को जोड़ दिया उसने। उसका कोई जवाब नहीं। आज जो ये आपको डेवलपमेंट हम अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये दिख रहा है, वो सबसे बड़ा श्रेय जो ग्रामीण मार्ग हमारे डेवलप हुए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वो तो बात की योजना है। इन्होंने जो गांव से शहर को जोड़ने का जो सबसे बड़ा काम किया अटल जी ने, मैं आपको बता दूं, उसका कोई जवाब नहीं है। आज जो भी आपको इस देश में डेवलपमेंट दिख रहा है ना, जब गांव का व्यक्ति सीधे सड़क से जुड़ा, तभी उसके मन में विचार आया कि मैं ही कुछ न कुछ करूं, और नहीं तो वो कूप मंडूक की तरह अपने गांव में रहता था। मैं अपने गांव की बात बता दूं, मेरे गांव में ही आप समझ लीजिए, जब हम लोग छोटे थे या हाई स्कूल इंटर की में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे थे, तो बरसात के महीने में हम लोग या तो पहाड़ी से जाते थे और या तो फिर परसिकपुर से जाते थे। तो पैंट अपने कंधे में टांगते थे और फिर सीधे घर जाते थे, और पूरा कीचड़ से समझ लीजिए कि पैरों तक जो है, मतलब अपने घुटनों तक पूरा कीचड़ में उसी तरह छप कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस अटल जी की जो सोच थी कि हम गांव से शहर को जोड़ दें, उसके बाद तो आप ये समझ लीजिए यहाँ डेवलपमेंट की क्रांति आ गई। उसके बाद से ही सारी चीज़ें आपको यहाँ जो भी डेवलपमेंट, इतना जो गांव के लोग इतना ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि डेवलप हुए, तो वो अटल जी की देन है। अच्छा बताओ ठेकेदार, जैसे आपने ठेकेदारी की जी, जब वैसे लोगों के अंदर मन में आता है, गुणवत्ता की बात आती है, इसको कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि अब तो कभी देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठेकेदारी में जहां गुणवत्ता की बात है, मैं आपको बता दूं, ये हर ठेकेदार एक अच्छा काम कर सकता है, गुणवत्ता पूर्ण काम कर सकता है। ठेकेदारी में देखिए कंपटीशन होता है, लेकिन देखिए एक चीज़, ये सब अपने अपने सोच की बात पे है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमारे ठेकेदार भाई हैं, तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब मैंने ही ठेकेदारी शुरुआत की तो मुझे खुद पता नहीं था कि रोड बनती काहे से है। हमारे दिमाग में ये था कि यार काहे से बनती है ये कुछ पता नहीं। फिर जब धीरे से उसमें घुसे तो ये हुआ कि यार मोरम गिट्टी, बालू, सीमेंट, इसी से रोड बनती है। हमने कहा ठीक है, इससे तो बनती है, लेकिन बनेगी कैसे? सही है। फिर मैं आपको बताऊं, अब चूँकि ठीक है हम लोग पढ़े लिखे थे, तो कुछ हमने इंजीनियर्स का सहारा लिया, और जो उसके अनुभवी लोग थे, हमने उनसे अनुभव उनका साझा किया। और मैं आपको बता दूं, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को मैं सीखता था। अच्छा, मौके पर रह गए। जी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम में, ठीक है, थ्योरेटिकल तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का सबसे बड़ा महत्व होता है। सबसे बड़ा महत्व प्रैक्टिकल का होता है। और उसके अलावा भी आपका कॉमन सेंस। किसी चीज़ को आप ये सोचिए कि भाई जैसे टर्निंग है, कहीं पर मोड़ है, 90 डिग्री का मोड़ है, 60 डिग्री का मोड़ है, 30 डिग्री का मोड़ है, या 120 डिग्री का मोड़ है, वहाँ पर हमको सड़क कैसे बनानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है टर्निंग पर, मोड़ पर। टेक्निकल। आज जो आपके काली घाटी मानिकपुर में बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं, केवल एक ही कारण है, वो टेक्निकली रोड गलत बनी। सही कह रहे हैं। वो जो टर्निंग है, मैं आपको बता दूं, जिस साइड भी, जैसे मान लीजिए आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट का पोर्शन डाउन होना चाहिए, राइट ऊंचा होना चाहिए, और वो भी 7% ऊंचा होना चाहिए। जब मेन रोड चलती है, तो मेन रोड में जो रोड का कैम्बर होता है, वो 2% से लेकर के 3.5% तक डाउन होता है। ठीक है ना, होना चाहिए। मतलब सीसी रोड है, उसमें 2% से 2.5% से लेकर के और 3% तक करते हैं। डामर रोड पर क्या है कि
3% से 3.5% का कैम्बर होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स लगता लेकिन ही है। अधिकांशतया आप सड़कों पर देखेंगे, उन सड़कों पर कैम्बर नहीं होता। सड़क खराब होने का कारण ही यही होता है कि कैम्बर नहीं है, फ्लैट सड़कें बनी हुई हैं, उस पर पानी भरता है और पानी भरने के कारण वो सब खराब हो जाती है, क्योंकि डामर का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। पानी है, सही। अच्छा, फिर राजनीति में कैसे? और मैं आपको बता दूं, ये जो काली घाटी में आपकी घटना हो रही है तो केवल सुपर एलिवेशन नहीं है उसमें, उल्टा सुपर एलिवेशन है भाई। जब आप उधर से आ रहे हैं, पहाड़ आपका इस साइड है, डाउन इस साइड है और इसी साइड वो डाउन है, तो गाड़ी आपकी उधर फेंक जाएगी। अगर यही थोड़ा सा ये पोर्शन अगर ये डाउन करके कटिंग करके और इसको उठा दें, हाँ, ठीक है, काफी फर्क है, तो कभी जीवन में नहीं एक्सीडेंट होगा। बड़े बड़े मैं चैलेंज करता हूँ, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। कई बड़ी घाटियां हैं तो कहाँ एक्सीडेंट जी, होगा? कभी नहीं एक्सीडेंट होगा। आप NHI का देखिए, क्यों नहीं होती वहाँ एक्सीडेंट टर्निंग में? हाँ, उनका ठीक ठाक रहता है। वहाँ अगर एक्सीडेंट होगा तो अगर दूसरी गाड़ी वाला अगर उसको नहीं देख पा रहा है, विजुअलिटी नहीं है, तो होगा, अन्यथा सुपर एलिवेशन के कारण नहीं होगा। तो ये एक टेक्निकली समस्या है जो मानिकपुर में एक्सीडेंट हो रहा है, ज्यादातर वहीं हो रहा है। यस। चलिए, अब आते हैं राजनीति में। और राजनीति में आप आए, आपने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का नहीं, मैं पहले भी भाजपा में था। पहले भाजपा में थे? जी हाँ, पहले भी भाजपा में था। और मैं आपको बता दूं कि मैं 96 में जय विजय सिंह जी पहले वहाँ के ये मंडल अध्यक्ष थे। 96-97 का टाइम था। तो इन्होंने हमको मतलब भाजपा की प्रथम सदस्यता दिलाई। अच्छा, ठीक है ना। वो आज काफी इंटरेस्टेड। हाँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उससे काफी मतलब मैं फील करता हूँ। व्यक्तिगत लॉस था आपका? हाँ, नहीं, वो व्यक्ति ठीक अच्छे थे। और मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम उन्होंने हमको पहाड़ी में हम लोग ऐसे बैठे थे। हम भी 95 में कॉलेज से पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके आए थे, वही काम धंधे की सब चीज़ तलाश थी। तो ऐसे चर्चा हुए तो अच्छा, चूँकि मैं AVP का पहले से मैं AVP में रहा, जब 18 डिग्री कॉलेज में पढ़ा। वहीं से आप रहे? जी। तो मैं शाखाओं को भी गए होंगे? जी, विद्यार्थी परिषद में मैं रहा। मैं और बांदा वाले रामेश्वर सिंह, इन सब हम लोगों ने साथ में हाँ काम किया है। तो 2-3 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया। फिर इसके बाद इन्होंने 96 में हमको इन्होंने ज्वाइन कराया था। बोले यार गौतम जी, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा भाई साहब क्या होगा, हम लोगों को पहले अभी काम धंधा रोजगार देखने दीजिए। बोले नहीं अरे आप शामिल हो जाइए। तो मैं कभी कभार जैसे मौका मिलता था तो पार्टी कार्यक्रमों में जाता भी था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं चला गया MP चले गया? हाँ। तो यहाँ से पूरी तरह से मैं कट गया। फिर मैंने काम किया। फिर आया जब कभी बीच कुछ कहीं मान लीजिए मौका मिलता था तो आता था, पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेते थे। फिर मैं 2013 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। चूँकि कुछ ऐसा हुआ था कि चूँकि हमको लोकसभा के टिकट की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे। हमने कहा भाई लोकसभा लड़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्यों जो है हम अपना भाजपा में हैं, भाजपा में ही रहेंगे। तो उन्होंने हमको लोकसभा के लिए कहा। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने, तो हमने कहा भाई चलिए ठीक है। और दिनकर जी से भी बात हुई, चर्चा हुई। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई ठीक है हम आपको लड़ाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही चर्चा हुई और सब बातचीत हुई, कुछ दिन के बाद हमारे पटेल जी आ गए और के पटेल जी शामिल हो गए। बसपा से वो लड़ गए? नहीं, वो सपा सांसद थे उस समय। अच्छा। उनको वहाँ टिकट का खतरा दिखा होगा तो यहाँ आ गए। फिर हमने सिद्दीकी साहब से चर्चा की। हमने कहा भाई ये बताइए अब कैसे होगा। तो बोले यार ऐसा है कि अब वो आ गए, परेशान नहीं हो, हम आप आगे विधानसभा लड़वाएंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने खैर हमको बहन जी से भी मिलवाया। बहन जी ने कहा परेशान नहीं होइए और हम आपको अगला विधानसभा लड़वाएंगे। तो हमने कहा भाई चलिए ठीक है, नेता हैं ऐसा कह रही हैं तो इनकी बात माननी चाहिए। तो हमने लोकसभा में पूरा इनका सहयोग किया आर के पटेल जी का। और अंततः ये हार गए। और फिर हारने के बाद जो है उन्होंने ये मतलब 14 में भैरव जी जीत गए थे। हाँ, भैरव प्रसाद मिश्रा जी सांसद हुए थे। तो 2014 में इन्होंने हमसे कमिटमेंट भी किया था। बोले मैं हारूं या जीतूं हम आपको विधानसभा लड़वाएंगे। अच्छा। हाँ। तो
लेकिन फिर ये छोड़ के चले आए, और छोड़ के चले के आए। पहले तो वहीं रहे, 2014 में रहे, 17 में आए ये। लेकिन उसके बाद ये पुनः टिकट मांगने लगे। पहले इन्होंने अपने लड़के के लिए मांगा, फिर बहन जी नहीं तैयार हुई, फिर अपने लिए मांगने लगे, उसके लिए बहन जी ने तैयार नहीं हुई। क्योंकि बहन जी ने ये बात कह दिया था कि भाई मैं उसको बोल दी हूँ, मैं चुनाव उसको लड़ाऊंगी, और लोकसभा के लिए हमने कहा था लोकसभा उसको नहीं लड़ाए, तो हम विधानसभा जगदीश गौतम को लड़ाएंगे। तो फिर ये वहाँ से भगे, जब कोई गुंजाइश इनको नहीं दिखी तो फिर ये भाजपा में आ गए। भाजपा में आने के बाद ये 17 लड़े, ये चुनाव जीत गए। बहन जी ने हमको 17 का विधानसभा चित्रकूट से चुनाव लड़ाया, और हमने मेहनत तो बहुत की। ये हमको किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि मतलब हम चुनाव हारेंगे। लेकिन अब चूंकि उस टाइम भाजपा में इतना आंधी तूफान था, लोगों में इतना करंट था कि भारी बहुमत से भाजपा चुनाव जीती 17 में। जी 17 में, और हम हार गए। फिर उसके बाद हम पार्टी में रहे आए, काम करते रहे लोगों के बीच में। लोगों को पश्चाताप भी हुआ कि हम लोगों से गलती हुई, हम भावावेश में मतलब नहीं आपको वोट दिए, वोट दे गए दूसरी जगह। हमने कहा चलिए भाई ये तो देखिए पार्टी का फर्क पड़ा, मतलब ये मानते हैं कि लहर ज़्यादा थी तो उस वजह से। वो लहर तो बहुत ज़्यादा, व्यक्तिगत लोग आपको पसंद कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी पसंद करते हैं सब हमको। तो यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, कई लोग तो इतना फपक कर रोने लगे, और बाद में भी जहाँ मिलते थे तो बेचारे बड़ी मतलब संकोच महसूस करते थे, और कहते थे कि नहीं मुझसे गलती हुई। तो हमने कहा भाई चलिए गलती नहीं हुई, ये तो एक समय की बात है, हमारे भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला। फिर भाग्य में दोबारा कैसे आए आप, ये इंटरेस्टिंग तथ्य है। क्या है, फिर उसके बाद 2019 में फिर भाजपा में कई लोग हमको प्रेरित करते रहते थे, कुछ हमारे साथी भी प्रेरित करते रहते थे कि नहीं आप जो है पार्टी में आ जाइए, आ जाइए, और यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। कई ऐसे जिम्मेदार लोग भी हमसे कहते रहे। तो फिर चूँकि अब होता क्या है कि देखिए, जब जो आपके सपोर्टर होते हैं अगर वही आपको प्रेरित कर रहे हैं बार बार, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आती है। सही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। फिर हम भाजपा में आए, 2019 में लोकसभा के पहले शामिल हो गए। तो ये था कि भाई ठीक है, अब 2019 का लोकसभा का टिकट नहीं मांगिएगा, और शेष हम आपको जो भी अगला चुनाव होगा, 22 उस टाइम तो 22 की बात हुई थी। लेकिन ये उन्होंने कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा था, संगठन मंत्री जी ने, सब ने कहा था कि भाई जो अगला चुनाव होगा उस पर आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है। फिर उपचुनाव हुआ 19 में ही, जैसे ही R.K. पटेल को टिकट लोकसभा मिला, हाँ, तो इनकी सीट खाली हुई। तो हमने भी टिकट मांगा कि भाई आप लोगों ने कहा था। फिर उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो है बदल गए थे, स्वतंत्र देव जी हो गए थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस पर भी हमको टिकट नहीं दिया गया 2019 में ये उपचुनाव विधानसभा का। फिर 22 में हमने टिकट मांगा, तो 22 में नाम तो था हमारा, लेकिन अब ऊपर वालों ने केंद्रीय 22 के चुनाव को लेकर के लोग ये भी कह रहे थे कि टिकट वितरण ठीक नहीं हो रहा है। भाई देखिए, टिकट वितरण तो बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा था, चूँकि देखिए मंत्री जी, माननीय मंत्री जी हमारे चंद्रिका प्रसाद जी अच्छे व्यक्ति हैं, और लेकिन क्या था कि देखिए चूँकि कुछ किन्हीं कारणों को लेकर के पब्लिक इनसे असंतुष्ट थी, तो लोगों का असंतोष था। तो ये तो था कि भाई चलिए अगर इनका टिकट चेंज हो जाए, लोग ये कहते थे कि भाई रतन जी आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हमने भी प्रयास किया, पार्टी फोरम में हमने अपनी बात रखी, और वहाँ मैं आपको बता दूं, जो हमें जानकारी हुई कि उसमें माननीय चंद्रिका जी का और हमारा 2 लोगों का नाम गया, और किसका गया हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें जानकारी थी कि मतलब हमारा नाम था वहाँ पर। लेकिन लास्ट मोमेंट में पार्टी ने चंद्रिका जी को रिपीट किया, और चंद्रिका जी चुनाव बढ़िया लड़े। लेकिन अब चूँकि असंतोष था, हम लोगों ने, सब लोगों ने सहयोग किया। अच्छा, फिर आपके मन में कुछ और नहीं आया? जैसे इस चुनाव में देखा गया लोकसभा में कि लोग अपने अपने झंडे बुलंद करके अपने अपने मोर्चाबंदी करते हैं, जैसे टिकट नहीं मिलता। नहीं देखिए, आप हमेशा ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, हम इसलिए नहीं करते। ऐसा स्वभाव देखिए, हमारा ये है
कि देखिए हम जहाँ पे हैं, जिस दल में हैं, हम वहाँ तन मन धन से हर तरह से मतलब पूरे मनोयोग से काम करते हैं। हमारे ये उसमें नहीं है। हमें लगता है देखिए ऐसा है कि आज हम रहें यहाँ, काम कहीं और करें, बातें कुछ और करें, ये ठीक नहीं होता है। जो काम करना चाहिए वो मन अपने पूरे मनोयोग के साथ, और जहाँ जिस दल में आप रहें वहाँ पे आपको पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करना। 24 मांगा था आपने? जी 24 में मांगा था। तो वहाँ क्या स्थिति हुई फिर? 24 मांगा था। 24 में ये था कि भाई चलिए ठीक है, आपका नाम नीचे से आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन 24 में तो उन्होंने मांगे, कई लोग मांगे, उन्होंने किसी को नहीं दिया। उन्होंने पूरी 24 में चूक हुई क्या टिकट वितरण में? अब हाँ जरूर 24 में ये तो हमारे पार्टी के लोग भी उस चीज़ को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब, लेकिन अब ये है पार्टी का निर्णय, जो निर्णय, क्योंकि अभी खरे जी आए थे इंटरव्यू में हमारे, तो उन्होंने बताया कि मैं था तो नहीं जिले में जी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता था। नहीं बिल्कुल, उन्होंने खास तौर पे परशुराम जन्मोत्सव का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नेताओं को जाना चाहिए था, भाजपा को भी मुखरता से उसमें रहना चाहिए था। क्या ये चूक थी ब्राह्मणों वाली? देखिए ऐसा मैं एक चीज आप बता दूं, परशुराम जन्मोत्सव ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं, ठीक है ना, न किसी एक दल ने उस कार्यक्रम को किया, तो वो तो समाज के लोगों ने किया। हमको इनवाइट किया गया, हम भी समाज के हैं, हम गए वहाँ और हम उसमें भाग लिए। वो खाई बढ़ती चली गई, आप नहीं गए तो खाई और बढ़ गई, उन्होंने ऐसा कहा। आप एक चीज ये बताइए, उसमें खाई किस बात की? इसमें खाई का कोई सवाल ही नहीं उठता, जाना चाहिए था। एक चीज आप ये बताइए, जितने भी जन्मोत्सव हमारे महापुरुषों के होते हैं, ठीक है, सबके हैं, हम सब जाते हैं। अभी हम लोगों ने अटल जी की जो है इनकी कार्यक्रम किया, उसमें काफी लोग गए। तो इसमें थोड़ी जो है भाई कोई पार्टी का हमारा मुखिया होगा, आपको भी तो काफी वो किया गया था क्या, मतलब काफी प्रयास किए गए। चूक कहाँ पे हुई? मतलब जगदीश गौतम क्यों नहीं निकले, मतलब प्रचार में क्या चूक थी? मतलब क्या उन्हें उनसे संपर्क नहीं किया गया? ऐसा है, देखिए हम प्रचार में तो गए, लेकिन ये चीज़ जरूर रही कि भाई देखिए हम लोगों को कहीं किसी ने उस हिसाब से जैसा मतलब इनको हमको मतलब वो करना चाहिए, कहना चाहिए ना, तो कभी प्रत्याशी ने हमसे एक भी शब्द कहा, ठीक है, और ना संगठन ने माइंडसेट पहले से बना लिया है। लेकिन उसके बाद भी हम जहाँ विरोध नहीं किया आपने, क्यों विरोध करेंगे भाई? हम या तो फिर दल में नहीं रहे, फिर जाके विरोध करें, हम क्यों विरोध करेंगे भाई? हम जहां भी गए अपने पार्टी की बात की। लेकिन अब चूंकि मैं आपको बता दूं कि लोगों में असंतोष था, लोगों में मतलब ये बात कहने से आपको गुरेज नहीं है? ये कहे किस बात की गुरेज? जो सच है वो है, हमने पार्टी का सहयोग किया जहां जो भी हमसे हो सका। असंतोष था लोगों में असंतोष था, नो डाउट। आपको भी डिप्टी सीएम ने फोन किया जब आए थे? नहीं, संघ ने कोई बात की? नहीं डिप्टी सीएम नहीं, क्योंकि अच्छा खासा वोट आपके पास था, बिहार में काफी पीछे भी रहे लोग। नहीं, डिप्टी सीएम साहब ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, अप्रोच किसी ने नहीं किया। हमको विभाग प्रचारक जी ने कहा, समन्वय उन्होंने बैठक ली, हम उसमें गए भी। उसके बाद भी उन्होंने जो है प्रचारक जी ने हमसे कहा कैसा है, हमने कहा ठीक है, बढ़िया रहेगा, क्योंकि काफी बड़ा फासला है करवी विधानसभा में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें खाली जो ओनली ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने खाली वोट नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं इसके बाद भी 50 से 60% ब्राह्मणों ने वोट किया। हाँ, कुछ लोग नाराज थे, असंतुष्ट थे, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, और इनकी बिरादरी ने 95% वोट नहीं किया इनको। ये एक बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ रही। हम लोग जो डिफीट खाए वो 95% इनकी बिरादरी ने भाजपा को वोट नहीं किया। और भी अन्य वर्ग के लोग भी असंतुष्ट, काफी वोट मिला, 3.5 लाख वोट, बहुत वोट नहीं, 3.5, अरे तो पार्टी का, हमारे पार्टी का काफी बड़ा वोट था। और क्या, आप एक चीज ये बताइए, इसके पहले सपा बसपा एक साथ लड़े, इसके बाद भी हम वोट पाए। और मैं आपको बता दूं 2019 के चुनाव में भी हम अगर नहीं आए होते, देखिए ठीक है, वो अलग का विषय है कि हमको नजरअंदाज किया जाता है, वो एक अलग का विषय है। हम नहीं आते तो ये चित्रकूट विधानसभा नहीं जीतते। 22 का जी, नहीं 22 का नहीं, 19 का। 19 का, हाँ 19 का, ठीक है, लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा का रिजल्ट। अच्छा, 22 की विधानसभा हार का क्या कारण रहा?
लोगों में असंतोष था। 24 में भी असंतोष था। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह से हमारा और ये नहीं था कि मतलब हम 22 हार जाएंगे, लेकिन अब था असंतोष लोगों में, लोगों ने थोड़ा सा उधर ज़्यादा जो है झुक गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 22 में ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण और पटेल की राजनीति इस जिले में रहती है, अगर जातिगत राजनीति देखें, हाँ, लोग बचते हैं लेकिन करते सब यही सब कुछ है, मानते हैं ऐसा लोग। तो लोग कहते हैं कि पटेल वर्ग ने ब्राह्मण को डिफीट दी 22 में, उसका कर्जा चुकता कर दिया 24 में। क्या ये सच है या राजनीतिक रूप से नहीं सही है? ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसने किसको डिफीट किया। देखिए ये पब्लिक है, ठीक है, ये किसी के बंधुआ नहीं। कोई ये कहे, हम कहेंगे हमारे परिणाम आ सकता है, हम कहेंगे हमारे बंधुआ है तो हमारे बंधुआ नहीं है। पब्लिक देखिए सब जानती है। हम ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि हमको कोई नहीं जान रहा, लेकिन ऐसा नहीं। पब्लिक सब देख रही है। हम अनजान बन रहे हैं लेकिन पब्लिक हमको सब जान रही है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भी जान रही है, बुरा करेंगे तो बुरा भी जान रही है। उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, काफी अच्छी बातें हुई हमारी इस इंटरव्यू में। इस समय सब कुछ ठीक है संगठन में? हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम जो होते हैं उसमें बड़ा अलगाव नजर आता है, जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं और जो और बयानबाजी आती है। देखिए ऐसा है कि जिसको जो बयान करना है वो तो करता अपना करता रहे, ठीक है ना, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और छोटी मोटी देखिए चीज़ें तो हर घर की यही कहानी, वो सब सही हो जाता है, ठीक है ना। परिवार हो या संगठन हो, जो भी हो, थोड़ा मोड़ा कहीं होता भी है तो सब मेंटेन हो जाता है, और मेंटेन है। ऐसी कोई 27 की तैयारी है फुल? नहीं, 27 तो हम चुनाव पार्टी लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल। सामने अनिल प्रधान, उससे कोई दिक्कत नहीं ना। 22 में भी मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है भाई। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, व्यक्ति हम अगर अच्छे हैं, ठीक है, हमारे कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे, ठीक है, हम अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं 17 में लड़ा, इतने आंधी तूफान के बाद भी हमको 48,000 वोट मिला, ठीक है। अन्य विधानसभाओं की स्थितियां देख लीजिए, जमानत जब्त हो गई बहुत सारे लोगों की, ठीक है। और उसके बाद भी हमको हर वर्ग का वोट मिला। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये कि हमको हर समाज का वोट मिला। और देखिए कि मैं जिस समाज से आता हूं वो समाज तो मेरे साथ है ही है, लेकिन अन्य समाज भी, मैं आपको बता दूं, जब मैं चुनाव हारा अन्य समाज के लोग रो रहे थे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात, सबसे बड़ा उपहार यही है कि उनके दिलों में कम से कम मैं हूं तो। और मुझे जो प्यार मोहब्बत, जो स्नेह उनसे मिलता रहा और मिलता है आज भी, मैं ये मानता हूं कि मैं विधायक हूं। ठीक है, मैं विधानसभा नहीं पहुंचा, लेकिन जो स्नेह जनता का मुझे मेरे क्षेत्र में, मेरे पूरे जिले में मिलता है, ये सबसे बड़ा है उपहार। अन्य जिलों में भी सबसे बड़ा उपहार तो यही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से बात करने के लिए। हमारे साथ थे जगदीश प्रसाद गौतम जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इसके साथ साथ इनके उन अनसुलझे पहलुओं तक भी हम पहुँचे जहाँ तक आप सब नहीं जानते रहे होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरी इनकी जो अभी तक की सफलता की कहानी है, आप लोग इसे ज़रूर देखें। अगर आप भी अपनी किसी भी अपनी सच्ची जो आपकी दास्तां है, अगर वो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ग्राउंड जीरो से ज़रूर संपर्क करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत भी बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।